स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 को कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.4 करने वाले हैं और उसको करने से पहले हम कुछ बेसिक्स करेंगे, जिसको पहले एग्जाम्पल फिर उन बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। देखो, बिकॉज किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपने बेसिक्स समझ लिए हैं तो आप एक्सरसाइज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, एक्सरसाइज 10.3 में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट किया था, जो कि स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। एक्सरसाइज 10.4 में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करने सीखने जा रहे हैं, और जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट को एक और नाम से भी जानते हैं, वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सो हेडिंग रहेगी हमारी वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। किसी भी ऑब्जर्वेशन करके किसी पॉइंट्स को निकालने से पहले हम एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये आपके एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन देंगे हम। तो हमारा क्या है, एक्सरसाइज 10.4 का एक क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाएगा और उसी को हमने एग्जाम्पल में लिया है। तो आओ देखते हैं भाई, मैग्नीट्यूड निकालने से पहले सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे हम इसको, या तो क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। इनके बीच का सिंबल क्रॉस का रहता है। तो आओ स्टार्ट करते हैं भाई इस क्वेश्चन को। बेसिकली हमारा एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं। तो भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर हमें निकालना है तो हमें सबसे पहले देखो, पहले तो इनको लिख लो, आई कैप -7 जे कैप +7 के कैप क्रॉस बी वेक्टर कितना है 3 आई कैप -2 जे कैप +2 के कैप। तो यार देखो, इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, और डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में हम लेंगे आई कैप जे कैप एंड के कैप। इनके यूनिट वेक्टर्स लेंगे। अब देखो, यहाँ पर फर्स्ट ए वेक्टर के जो भी डायरेक्शन रेशियोज हैं वो लिख दो। तो आई के आगे 1 है, इधर -7 है, इधर +7 है। फिर सेकंड वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज को लिख दो, 3 है, -2 है और +2 है। भाई अब देखो, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपने अभी तक सीख लिया होगा, बिकॉज आप लोग चैप्टर नंबर 4 में डिटर्मिनेंट पढ़ के आए हैं। हम फिर से देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमें आई वेक्टर लेना है। अब जब हमने आई वेक्टर लिया है तो हमें क्या करना है, इस आई वेक्टर के कॉलम को और इस आई वेक्टर के रो को, दोनों को हमें गायब कर देना है। तो हमें क्या दिखेगा, एक ये वाला डिटर्मिनेंट दिखेगा। तो -7 × 2 इसमें से हमें माइनस करना है 7 × -2 को। माइनस करना है किसको, 7 इसको इससे, इसको इससे, 7 × -2। ये हो गया हमारा आई कैप। इसके बाद देखो, आई जब कैप हम लेते हैं तो सेकंड को लेते हैं हम माइनस में, तो माइनस का जे कैप। अब देखो, जे कैप के रो और कॉलम को ढक देंगे तो हमें क्या दिखेगा, 1 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 × 7। सो 1 × 2 -3 × 7, ये हमने लिख लिया। ओके, अब हमारे पास आएगा फिर से प्लस का के कैप। ये हमें अल्टरनेटिवली लेना है, प्लस माइनस प्लस। के कैप लिया तो के कैप की रो और कॉलम को ढक देना है। जब के कैप की रो और कॉलम को ढकेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 × -2, 1 × -2 माइनस, और क्या बच रहा है भाई यहाँ 3 × -7, 3 × -7, ऐसा हमारे पास बचने वाला है। अब देखो, आई कैप, इसके अंदर -14 माइनस और अंदर भी माइनस है, तो ये बन जाएगा +7 × 2 = 14 प्लस का 14। अब देखते हैं भाई, इसके आगे माइनस का जे कैप, और जे कैप के अंदर क्या बन रहा है हमारा, 1 × 2 2 -3 7 × 21। उसके बाद फिर हमने लिया प्लस का के वेक्टर, और के वेक्टर के अंदर 1 × -2 -2 और माइनस और अंदर भी माइनस, ये हो जाएगा +3 7 × 21। सो यहाँ से भाई -14 + 14, ये तो 0 आई कैप हो गया। और यहाँ पर देखो, माइनस का 19 बचेगा, 2 में से 20 बन जाएगा, तो वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 19 जे कैप। इधर भी क्या होगा, इधर भी प्लस का 19 बचेगा, तो यहाँ बचेगा प्लस का 19 के कैप।
तो ये तो आ गया हमारा, क्या आ गया, वेक्टर A क्रॉस B। अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो भाई वेक्टर मिल गया, मैग्नीट्यूड निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो मैग्नीट्यूड कैसे होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। सो यहाँ से बन जाएगा ये 0 का स्क्वायर 0, 19 का स्क्वायर क्या होगा 361 प्लस 361। इसको जब हम ऐडअप करेंगे तो ये बन जाएगा 2 6 6 से 12, कैरी 1 3 3 से 722, और 722 जो होगा वो होगा 19√2। देखो कैसे आएगा भाई, 722 के फैक्टर्स कर लो तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, और ये 19 से 19, 19 से 1। सो 19 बाहर आ गया, एक बार 2 बचा तो वो रूट के अंदर आ जाएगा, बिकॉज स्क्वायर रूट में पेयर बनने के बाद ही बाहर निकलता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B कितना आ गया हमारे पास, 19√2। ये एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, और यहाँ से हमने ये भी सीख लिया कि हमें दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करवाना है। तो भाई अब इसके ऑब्जर्वेशंस पे आते हैं, जो कि हमारा बेसिक्स का पार्ट बनेगा। तो फर्स्ट थिंग कि A क्रॉस B करने के बाद जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा। तो भाई A क्रॉस करने के बाद जो हमारा आंसर आया था वो कैसा आया था, वो भी वेक्टर की फॉर्म में ही आया था। जब भी हमने A.B करवाया था तो हमारा आंसर एक सिंपल सा स्केलर आया था, मतलब कोई नंबर आ गया था, i j k कैप उसके साथ नहीं थे, दैट मीन्स वो स्केलर था, डायरेक्शन नहीं थी। बट A क्रॉस B जब कराया तो हमारे पास डायरेक्शन के रेशो तो है ही हैं, साथ में डायरेक्शन भी है, दैट मीन्स A क्रॉस B हमेशा क्या बनेगा, एक वेक्टर प्रोडक्ट से हमें एक नया वेक्टर मिलेगा। उसके बाद अगर मान लो दो वेक्टर सेम हो जाते हैं, जैसे मैं A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर करवा रहा हूँ, तो भाई देखो अगर दो वेक्टर सेम होते तो क्या होता, i j k हम कोई डिटर्मिनेंट बनाते। अब उस डिटर्मिनेंट के अंदर मान लो सिर्फ A वेक्टर का हमें मल्टीप्लाई A वेक्टर से ही करना है, तो यहाँ पर भी -7 + 7 आता, और यहाँ पर भी उसी के डायरेक्शन रेशियो आते। और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि जब भी दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाती हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। सो दैट मीन्स इसीलिए जब भी हम A क्रॉस A एक वेक्टर का खुद से ही क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। अब देखो थर्ड पॉइंट, अगर हम A क्रॉस B करवाएं तो वो -B क्रॉस A के बराबर आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, बस उसमें एक माइनस यानी कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे तो उसमें हमें दिखेगा कि i कैप इंटू आई कैप, जो कि डॉट प्रोडक्ट में हम i कैप इंटू आई कैप करते थे, वहाँ हमारा आंसर 1 आता था। बट यहाँ पर i कैप इंटू आई कैप, j कैप इंटू जे कैप, k कैप इंटू के कैप अगर हम कर देते हैं तो हमारा आंसर आएगा कितना, 0। इसीलिए हम क्या करेंगे, i कैप इंटू जे कैप। जब i इंटू जे करवाएंगे तो हमारा k कैप निकलेगा, जब j कैप इंटू के कैप करवाएंगे तो हमारा i कैप निकलेगा, और जब k कैप इंटू आई कैप करवाएंगे तो हमारा j कैप निकलेगा। मतलब किसी दो डायरेक्शंस का जब हम वेक्टर करवाएंगे तो 3 डायरेक्शन का एक्सिस हमें निकल के मिलेगा। सो फिफ्थ पॉइंट, जब हम डॉट में करवाते थे तो हम i इंटू आई करते थे, बट यहाँ पर i इंटू आई 0 हो जाएगा। फिर फिफ्थ पॉइंट है कि अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो भाई देखो हम जानते हैं कि A.B क्या होगा, वेक्टर A वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर B साइन थीटा, AB साइन थीटा। वहाँ पर A.B करवाते थे तो आता था AB cos थीटा, बट A क्रॉस B करवाएंगे तो आएगा AB साइन थीटा। अब यहाँ से अगर आपको एंगल निकालना है तो A क्रॉस B, इस मोड ऑफ A मोड ऑफ B को नीचे भेज दो, मोड ऑफ A मोड ऑफ B इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया। चाहो तो आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो, नहीं भी है तो हमने कहाँ से ये फॉर्मूला निकाला, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा से, बहुत ईजी है। फिर सिक्स्थ पॉइंट हम देखेंगे कि इफ़
ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ये पैरेलल का साइन होता है। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे तो मुझे बताओ इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि उनके बीच का थीटा यानी उनके बीच का एंगल ज़ीरो होगा। पैरेलल का मतलब ही ये हो गया। अब इनके बीच का एंगल कितना होगा, ज़ीरो होगा। सो जब भी दो पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो उनके बीच का एंगल ज़ीरो होगा, और जब एंगल ज़ीरो होगा तो ये क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो साइन ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, पूरा मटेरियल ज़ीरो हो जाएगा। तो यानी कि जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे और उनका हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो ए क्रॉस बी कितना आना चाहिए, शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। फिर हम 7th पॉइंट देखेंगे। तो हम वेक्टर की मदद से कैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इस फॉर्मूले की मदद से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। फिर 8th पॉइंट, अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम निकालेंगे हाफ इंटू मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो होप आप लोग को ये बेसिक्स चीज़ें समझ में आ गई होंगी। भाई बेसिक्स में हमें इतना ही पढ़ना था। हमने एक एग्जांपल देखना था कि वेक्टर प्रोडक्ट होता कैसे है, तो हमने अपनी बुक का एक्सरसाइज 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है एक्सरसाइज 10.4 का, कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी वेयर a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले हम जो निकालने वाले हैं वो हम निकाल के रख लेंगे a प्लस बी और a माइनस बी वैक्टर। सो a वैक्टर प्लस b वैक्टर क्या होगा भाई, a वैक्टर और b वैक्टर को जोड़ देंगे तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस b वेक्टर कितना है, i कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। सो यहाँ पर से हमने इसको जोड़ लेना है। तो i कैप से i कैप जुड़ जाएगा 3 + 1 4i कैप, और 2 कैप से 2 कैप जुड़ेगा तो 2 + 2 4j कैप, और प्लस का 2 कैप माइनस का 2, तो प्लस और माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे। सो ये बचेगा प्लस का 0k कैप। अब हम निकालेंगे a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर करेंगे तो क्या होगा कि देखो 3 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 2i कैप, प्लस 2 में से 2 चला गया भाई, 2 में से 2 चला गया तो क्या बचेगा 0j कैप, प्लस 2 में से माइनस करेंगे -2 को। तो देखो ऐसे करेंगे 2 माइनस -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो ये बन जाएगा 2 + 2 दैट मीन्स 4k कैप। ये आ गया हमारे पास a माइनस बी वैक्टर। अब देखो हमें क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर हो टू दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले तो क्या कर दो भाई, इनको ही तुम मल्टीप्लाई कर दो। सो अब हम क्या निकालेंगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर, और इसको हम कुछ नाम दे देते हैं नया। तो लेट से इतना बड़ा बार बार ना लिखें, इसलिए इसी चीज़ को हम मान लेते हैं c वेक्टर। तो ये कैसे निकलेगा भाई, i कैप j कैप k कैप। अब दोनों वेक्टर्स की वैल्यू इसमें डायरेक्शन रेशियोज की रख दो। a प्लस बी के डायरेक्शन रेशियो 4 4 0 एंड a माइनस बी के 2 0 4। अब हमें सॉल्व करना है, तो हम जानते हैं कैसे सॉल्व करना है। i कैप लिया, i कैप की रो और i कैप की कॉलम को ढक दो। सो आपके पास बचेगा 4 × 4 16 माइनस 0 × 0 0। तो 4 × 4 माइनस 0 × 0 अब देखो सेकेंड j लेंगे तो माइनस आएगा क्योंकि ऑल्टरनेट वे में चलता है। j की रो और j की कॉलम को ढक दो तो आपके पास बचेगा 4 × 4 विच इज़ इक्वल टू 4 × 4। उसमें से आप माइनस करोगे 2 × 0 0। इसके बाद में आप k कैप को लोगे तो k कैप के लिए जो आपके वैल्यूज़ आएंगे वो k कैप की रो और कॉलम को ढक दो। सो आपके पास बचेगा 4 × 0 4 × 0 माइनस 2 × 4 माइनस 2 × 4। तो होप आप लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करना है ये समझ आ गया होगा भाई। जिस किसी भी डायरेक्शन के में आप एक्सपैंड कर रहे हो उसकी रो और उसकी कॉलम को ढक दो और बाकी के एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। तो भाई आई कैप में 4 4 = 16 माइनस 0 क्या होगा 16 आई कैप। 4 4 = 16 माइनस 2 × 0 0, तो ये भी माइनस 16 हो जाएगा। तो माइनस का j कैप और अंदर क्या बच रहा है 4 4 = 16
16 प्लस 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 माइनस 8, 0 माइनस 8 के कैप। सो ये बन गया आपके पास 16 आई कैप माइनस का 16 जे कैप प्लस का, देखो प्लस माइनस है तो फिर से माइनस का 8 के कैप। सो यहाँ पर तो हमने वेक्टर सी की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पर हमने वो वेक्टर निकाल लिया जो कि परपेंडिकुलर होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। अब भाई उस वेक्टर का हमें निकालना था यूनिट वेक्टर, सो हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर इस सी वेक्टर का। तो सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे, भाई आप लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, सी कैप इज इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर सी। यहाँ पर हम वेक्टर सी की वैल्यू रख देंगे 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। नीचे जो वैल्यू आएगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ सी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या बनेगा 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो भाई इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी हमारे पास सी कैप के लिए यूनिट वेक्टर सी का 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप प्लस माइनस 8 के कैप। नीचे भाई इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो तो 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप और नीचे आ जाएगा आपका इसको जोड़ लो 16 का स्क्वायर क्या होगा भाई, तो 16 का स्क्वायर होगा 256। सो 16 का स्क्वायर आ गया 256 माइनस 16 का भी 256 और 8 का हो जाएगा 64। स्क्वायर है तो माइनस तो रहेगा ही नहीं, इसको जोड़ करके आप लिख दो तो आपके पास बन जाएगा 6 6 12 4 16 का 6 कैरी 1 6 और 1 7 5 12 और 5 17 का 7 कैरी 1 2 2 4 और 1 7 5। तो हमारे पास ऐड करने पर आया रूट 576 जिसकी वैल्यू होती है 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन, तो ये होता है आपके पास 24 का स्क्वायर। तो 576 का स्क्वायर रूट कितना होगा 25। सो अब हमें अगर यूनिट वेक्टर निकालना था तो हम यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 16 अपॉन 24 आई कैप माइनस 16 अपॉन 24 जे कैप माइनस 8 अपॉन 24 के कैप। इसको अगली लाइन में हम जब सॉल्व करेंगे तो सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा भाई 8 2 ज़ा 16 8 3 ज़ा 24 8 2 ज़ा 16 8 3 ज़ा 24 8 1 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। सो ये बन गया 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। अब देखो इसी में आप ज़्यादा मेहनत ना करके यहाँ पर पहला प्लस है तो एक और माइनस लगा दो, ये माइनस है तो एक प्लस लगा दो, ये माइनस है तो एक प्लस लगा दो और ये बन गया हमारा आंसर जो आप लोगों से पूछा गया था। तो होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आ गया। देखो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इफ़ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विद आई कैप π/4 with j cap and an acute angle theta with k cap, then find theta and hence the components of a। so हमें ये एंगल फाइंड करना है जो कि ये k cap के साथ बना रही है एंड हमें इसके कंपोनेंट्स भी निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि किसी यूनिट वेक्टर के l i कैप m j कैप n k कैप ये होते हैं LMN। क्या होते हैं यहाँ पर देखो कोई यूनिट वेक्टर लेते हैं तो उसके साथ में डायरेक्शन रेशियो नहीं आता, उसके साथ में आते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। सो यहाँ पर जो LMN होते हैं वो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस रहते हैं, LMN डायरेक्शन कोसाइंस। ये क्या होता है डायरेक्शन कोसाइंस, जो कि यूनिट वेक्टर के साथ में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो ना होकर के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। ठीक है, तो हम इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो भाई ये L इज इक्वल टू कॉस थीटा, M इज इक्वल टू कॉस थीटा, N इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे इनकी वैल्यू निकाली जाती है। यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। तो L का देखो I के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो I के साथ π/3 का एंगल है, सो कॉस π/3। M के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो M के साथ π/4 का, सो कॉस π/4, यानी ये J कैप के साथ का एंगल। K कैप के साथ कितना एंगल बना रहा है वो हमें निकालना है, सो हमने लिखा कॉस थीटा।
तो cos पाई बाई 3 कितना हो गया भाई, cos पाई बाई 3 आपका हो जाएगा, cos 60 होता है तो cos 60 की वैल्यू 1/2, cos पाई बाई 4 यानी 45 जिसकी वैल्यू होती है 1/√2, और उसके बाद में cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू जो है हमें मालूम नहीं है, हम n मान लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारे डायरेक्शन कोसाइंस, यानी इनके कंपोनेंट्स निकल आए हैं जहाँ पर हमें इस n की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखो क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, सो दैट मीन्स कि सिंस A इज अ यूनिट वेक्टर, हेंस देयरफॉर कि इसकी डायरेक्शन कोसाइंस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर भी 1 होता है रूट के अंदर, तो हमने ये लिख दिया। अब भाई डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू रख दो, तो L की वैल्यू 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर, M की वैल्यू कितनी है 1/√2 यानी 1/√2 का स्क्वायर, प्लस N की वैल्यू कितनी है भाई हमें नहीं मालूम, तो हमने N स्क्वायर लिख लिया इज इक्वल टू 1। अब देखो हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा और 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, और n का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। अब देखो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर 1 ले लिया, अब हम इसका LCM ले लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा 4, सो 1 + 2 2 = 4, 2 1 = 2, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब हम देखो इस 4 को उधर पहुँचा देंगे, तो 2 + 1 3, 3 + 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 = 4, और यहाँ से 3 उधर चला जाएगा तो 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 3, सो 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम देखो वैल्यू निकाल लेंगे, सिंस वी हैव गॉट दैट कि 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो n स्क्वायर कितना होगा भाई, n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ पर अगर n का स्क्वायर हटाएंगे तो वहाँ पर रूट जाएगा, सो n इज इक्वल टू √1/4 विच इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1/√2। देखो प्लस माइनस 1/√2 आता, बट हमें क्या निकालना था, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, अगर एक्यूट एंगल है तो 0 से 90 के बीच में होगा, सो वो 1/√2 से ही हमें मिलेगा। अब देखो हम इसको यहाँ पर इस cos थीटा में रख देते हैं, सो cos थीटा इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पर से, तो cos थीटा कितना, cos थीटा इज इक्वल टू n की वैल्यू रख दी 1/√2, और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, एक सेकेंड सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। अच्छा तो देखो यहाँ पर जो रूट, ये √2 नहीं आएगा, 1/4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर √2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, और प्लस का ही लेंगे बिकॉज थीटा इज एन एक्यूट एंगल, हमें माइनस का लेना नहीं है, तो cos थीटा इज इक्वल टू n, और यहाँ पर हम रख देंगे 1/2, तो cos इनवर्स 1/2। इसका मतलब है कि ये बताओ कि cos कहाँ पर 1/2 होता है, तो cos होता है 60 पर, यानी π/3 पर, तो थीटा भी हमें मिल गया। तो ये तो हो गया हमारा आंसर थीटा, जो कि k कैप के साथ बना रहा है, और कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या मिल गए हमें, 2 तो ऑलरेडी मिल गए थे, और तीसरा थीटा मिल गया और n भी मिल गया। सो कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे 1/2, 1/√2 एंड 1/2। सो दिस इज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। होप आप लोग को समझ आ गया होगा। इसमें जो नई चीज़ आई थी वो आई थी LMN। कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसके साथ के कंपोनेंट्स को हम LMN कहते हैं, जो कि डायरेक्शन कोसाइन होता है, और यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का सम रूट के अंदर 1 के बराबर होता है। और ये LMN यानी डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूले होते हैं cos थीटा cos थीटा cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल विच इट मेक्स विद देयर रिस्पेक्टिव I कैप J कैप K कैप। तो होप आप लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है कि सो दैट A माइनस वैक्टर B
क्रॉस ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2a क्रॉस बी। कोई बड़ी बात नहीं, हमने LHS लिया, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया और वहाँ पर हमें क्या मिला, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस ए का ए के साथ, तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो माइनस और प्लस, तो ये माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, माइनस प्लस माइनस का बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो हम लोग पढ़ के आए हैं कि भैया जब भी ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर यानी खुद का खुद से वेक्टर क्रॉस होता है तो वो होता है ज़ीरो। सो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ज़ीरो। सो ये ज़ीरो हो गया, प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये भी सेम वेक्टर है तो ये भी हो जाएगा ज़ीरो। सो अब हमारे पास बच रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस, अब देखो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। मतलब इन वेक्टर्स का अगर हम ऑर्डर बदल दें, ए बी को बी ए बना दें तो एक माइनस बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर हमने देखो ये माइनस पहले से था, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो एक माइनस बाहर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कैसे, होप आप लोग को समझ आ गया होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी को जब हम पलट देते हैं तो माइनस बाहर आता है, तो ये माइनस ऑलरेडी था, बी क्रॉस ए को पलटा तो एक माइनस बाहर आ गया, तो अब ये माइनस माइनस होकर के क्या बन जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस माइनस प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और दिस इज इक्वल टू RHS। सो हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी बढ़िया से समझ आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.4 के लिए बेसिक्स को कवर किया, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 कवर किए। अब नेक्स्ट एक लास्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक ख़त्म करके इस चैप्टर को यहीं ख़त्म कर देंगे। तो यार आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।